अस्सलामुअलैकुम। द प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर के अंदर हम अभी तक दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जबकि दूसरे लेक्चर के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन को डिस्कस किया। अब हम इसका तीसरा और आखिरी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ रिएक्टिविटी, और खास करके रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब एबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड टू रिएक्ट। किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो केमिकल रिएक्शन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन नहीं करना चाहता तो उसकी रिएक्टिविटी कम है। अगर कोई कंपाउंड बहुत कोशा है कि वो रिएक्शन करे तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। सो रिएक्टिविटी का मतलब किसी भी कंपाउंड की एबिलिटी कि वो केमिकल रिएक्शन कर सके। अच्छा, रिएक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स हैं और इन दोनों ही फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्लाउडनेस। ठीक है, क्लाउडनेस का मतलब रश। इसको अगर हम बहुत आसान अल्फाजों में देखें तो आप इसे ऐसे कह लें, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, यानी भारी ग्रुप्स का प्रेजेंट होना स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। अब जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप्स होंगे, वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता जाएगा। और जब वो स्टेबल होता जाएगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन करना नहीं चाहता, तो उसकी रिएक्टिविटी कम मानी जाएगी। आप इसको ऐसे ले लें कि अगर एक छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का साइज बहुत कम है, और वो बच्चा क्या स्टेबल है? नहीं, वो बच्चा तो रिएक्टिव है। वो इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो हाईली रिएक्टिव है। लेकिन अगर एक बहुत मोटा इंसान है, यानी कि बल्की ग्रुप्स, भारी ग्रुप्स हैं, तो आपने देखा होगा वो एक जगह पे रहना पसंद करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं। वो इधर से उधर भागते नहीं है, उनकी एक्टिविटी कम होती है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में भी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बल्की ग्रुप ज्यादा हैं वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्शन करना नहीं चाहते। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बल्की ग्रुप्स नहीं होते वो स्टेबल नहीं होते, वो चाहते हैं कि वो रिएक्शन करें। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसा ही है, या आप कह लेंगे बल्की ग्रुप्स। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी कम होगी। अब हम जरा एल्डिहाइड और कीटोन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिलेट करें तो एल्डिहाइड क्या है? कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन की चेन, ऐसा ही है। जबकि कीटोन क्या होता है? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन की चेन। और एक सिंपल एल्डिहाइड भी है जिसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आपको याद होगा हमने इसके कई सारे रिएक्शंस पढ़े। अल्टीमेटली ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आप देखें, इस आर का मतलब है चेन ऑफ कार्बन। इस आर का मतलब क्या है? चेन ऑफ कार्बन। अब मुझे बताएं, कार्बन की चेन बल्कि होती है हाइड्रोजन, ऑब्वियसली कार्बन की चेन, ऐसा ही है। तो अगर आप इस कार्बोनिल ग्रुप को गौर से देखें तो इस कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट पर भी बल्कि ग्रुप नहीं है, राइट पर भी बल्कि ग्रुप नहीं है। ना तो लेफ्ट पर बल्कि ग्रुप है, ना ही राइट पर बल्कि ग्रुप है। नो बल्कि ग्रुप। एक बात यहां देखिए, अगर आप इस कार्बोनाइल को देखें तो एक साइड पे बल्कि ग्रुप है, कार्बन की चेन,
बट दूसरे साइड पे बल्कि ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर बल्कि ग्रुप्स कितने हो गए, एक बल्कि ग्रुप हो गया, इसमें एक बल्कि ग्रुप है। और अगर हम कीटोन को देखें, कीटोन को देखें, अच्छा इनके नाम भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। इट्स फॉर्मल्डिहाइड, इट्स एल्डिहाइड, और ये कौन है, कीटोन। तो अगर आप कीटोन को देखें तो कीटोन के राइट पर भी बल्कि ग्रुप है, कीटोन के लेफ्ट पर भी बल्कि ग्रुप है, दोनों जगह पे बल्कि ग्रुप्स है। तो यहां पर बल्कि ग्रुप्स की क्वांटिटी 2 है। रिलेशन क्या है, जिसमें जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, बट उतना ही कम रिएक्टिव है। तो अगर अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की, कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट्स इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा जिसमें बल्कि ग्रुप है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्म एल्डिहाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड से रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव कौन है, कीटोन। तो अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, सबसे कम रिएक्टिव कीटोन, यानी फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव while कीटोन इज लेस रिएक्टिव, जबकि कीटोन क्या है, लेस रिएक्टिव है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछूं, स्टेबिलिटी का मतलब कौन रिएक्शन करना नहीं चाहता, तो ज़ाहिर है कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। तो स्टेबिलिटी के एतबार से कीटोन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, कीटोन से कम एल्डिहाइड की है, और एल्डिहाइड से भी कम किसकी होगी, फॉर्मल्डिहाइड की। यानी कोटेशन क्या बनेगी कि कीटोन इज मोर स्टेबल। देखिए रिएक्टिव का मतलब वो रिएक्शन करना चाहता है, स्टेबल का मतलब वो नहीं चाहता, तो दोनों अपोजिट है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बात समझ आ रही है। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ओपोजिट है दोनों एक दूसरे के। वाइल फॉर्मल्डिहाइड इज लेस स्टेबल, ये तो एक फैक्टर हो गया। तो अभी तक हमने ये जज किया कि फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे कम एल्डिहाइड है, और उससे भी कम कीटोन है। तो आपको सबसे ज्यादा रिएक्शंस किसके दिखने को मिलेंगे, आपको रिएक्शंस मिलेंगे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के। कीटोन के रिएक्शंस आपको बहुत ही कम नजर आएंगे, क्योंकि कीटोन इज लेस रिएक्टिव, कीटोन इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। अच्छा, अब फैक्टर नंबर 2 पे आ जाइए। फैक्टर नंबर 2 है प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो वही जो बल्की ग्रुप्स हैं उन्हीं को हम अल्काइल ग्रुप्स भी कह रहे हैं, लेकिन बस इसमें इस हेडिंग में थोड़ा सा अंदाज से बयां डिफरेंट होगा। देखिए मेरी बात को समझिएगा। आर क्या है, चेन ऑफ कार्बन। भाई इसी चेन ऑफ कार्बन को तो तुम क्या कहते हो, अल्काइल ग्रुप। इसी चेन ऑफ कार्बन को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। चलें आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस हेडिंग को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। समझिएगा बात को। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब प्यार करने वाला। क्या करने वाला, प्यार करने वाला। चले इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब प्यार करने वाला। चले अब मुझे ये बताइए कि कोई है जो न्यूक्लियस से प्यार करता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और कोई है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं।
तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं। न्यूक्लियस में एक चीज होती है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। अब सुनिए, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पे जीरो चार्ज होता है। तो जिस पर चार्ज नहीं है उसको अट्रैक्ट करना या अट्रैक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। इस बात को ऐसे समझिए, जिस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, और जिस पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। बट न्यूट्रल वाले के लिए अट्रैक्ट होना और अट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो इसका मतलब अगर कोई न्यूक्लियस से प्यार करता है तो समझ जाइएगा कि वो प्रोटॉन से प्यार करता है। वो किससे प्यार करता है? प्रोटॉन से। प्रोटॉन से प्यार करने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव से प्यार करता है। और अगर कोई पॉजिटिव से प्यार करता है तो इसका मतलब खुद उस पर क्या होगा? पॉजिटिव नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा ओपोजिट में होती है। अट्रैक्शन हमेशा किस में होती है? अपोजिट में। यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते भाई। नेगेटिव नेगेटिव वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यूक्लियस से प्यार कर रहा है तो कोई पॉजिटिव से प्यार कर रहा है। ऐसा ही है। तो अगर कोई पॉजिटिव से प्यार कर रहा है तो खुद उसके पास नेगेटिव मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब ऐसी स्पीशीज जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्यों? जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन को, प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए, ओ भाई खुद नेगेटिव होना पड़ेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल को हम शो किससे करते हैं? एन यू से। न्यूक्लियोफाइल एन यू से आता है, इसलिए शो भी किससे करते हैं? एन यू से करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल पर क्या मौजूद होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम एन यू से लिख के और उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है। चलिए, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव स्पीशीज, नेगेटिव स्पीशीज दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव वंस। ऐसे ऐसे केमिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है और वो पसंद किसको कर रहे हैं? पॉजिटिव वालों को। अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई अगर नेगेटिव से मोहब्बत करता है तो खुद उस पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इन स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम शो किससे करते हैं? ई से, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ई से आता है। और इन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। भाई तभी तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? तभी तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर पॉजिटिव स्पीशीज, पॉजिटिव स्पीशीज दैट अट्रैक्ट नेगेटिव वंस। तो याद रखिएगा, जिस पर नेगेटिव हो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। अब चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन्स हो, दोनों ही सूरतों में उनके पास कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही होगा। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप आता है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप आता है। अब हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अट्रैक्शन की पावर। किसको अट्रैक्ट करना है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अट्रैक्ट भी ज्यादा करेगा, और जो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। और कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट भी कम करेगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कम अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खो देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया आपने। आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही इतना कर रहे थे कि आपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो आप पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो रिलेटिवली आपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। एक्चुअली काम 100% नहीं होता, बट आपको समझाने के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने लगाया। खैर, अच्छा देखिएगा अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, मुन्ने तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5, जबकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ना। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? जिस पर नेगेटिव हो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या? जिस पर नेगेटिव हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यानी कार्बोनाइल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। जबकि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पे पॉजिटिव है, और देखें जिस पर पॉजिटिव होता है, जिस पे पॉजिटिव होता है, जिस पर पॉजिटिव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इसका मतलब कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। ये तो मैंने आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर दी। अब हम प्रॉपर समझते हैं कि हमारा फैक्टर क्या है। हमारा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्या फैक्टर है हमारा? प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब चेन ऑफ कार्बन। सबसे छोटी चेन कौन सी है? मिथाइल ग्रुप। उससे बड़ी इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, फिर पेंटाइल, फिर हेक्साइल, फिर हेप्टाइल एंड सो ऑन। अगर सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर अल्काइल ग्रुप है? नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर तो चेन ऑफ कार्बन ही नहीं है। ना तो ये चेन ऑफ कार्बन है, ना ही ये चेन ऑफ कार्बन है ही नहीं। ऐसा ही है, नो इशू। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में कोई इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्काइल ग्रुप ही नहीं है। ये तो हो गई एक बात। अब हम जाते हैं नॉर्मल एल्डिहाइड पे। अगर आप नॉर्मल एल्डिहाइड की बात करते हैं तो वो क्या है? ये ऐसा ही है, ये एल्डिहाइड है। ये क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। इशू आएगा? यस, इशू आएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अल्काइल ग्रुप। क्या इसमें अल्काइल ग्रुप है? हाँ। ये हाइड्रोजन है, ये तो अल्काइल नहीं है। अल्काइल का मतलब चेन ऑफ कार्बन। बट ये देखें कार्बन की चेन है। यस, अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। इसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें इशू आएगा। इशू क्या है? इशू को समझ लीजिए। इशू क्या है बेटा? इशू ये है कि
ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, अब ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अल्काइल ग्रुप की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये बात हमने बेंजीन के टॉपिक में डिस्कस की है और आपने अपने इंटरेक्ट में भी डिस्कस की होगी। सो अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। यानी अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अब जरा समझिए इस बात को। ये केस है हमारा, ऐसे ही है। आपको इतनी बात पता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अभी ऊपर भी हमने यही किया ना इतनी देर। सीन क्या है कि ये जो है, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जिससे जुड़ा हुआ है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कार्बन के पास जाएगा। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कार्बन के पास जाएगा। और और जैसे ही ये कार्बन की चेन यानी अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले कार्बन को देगी, तो पता है क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, इस पर पॉजिटिव है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिस पर क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो अब क्या होगा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक है ही, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक था पहले, अब वो न्यूट्रलाइज हो गया। और इसके न्यूट्रलाइज होने की वजह से अब ये प्रॉपरली रिएक्शन नहीं कर पाएगा। पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, कार्बन पे पॉजिटिव था, तो ये रिएक्शन कर सकते थे, इन पे चार्जेस हैं, ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि अल्काइल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, इस वजह से वो कार्बन न्यूट्रलाइज हो गया। और कार्बन के न्यूट्रलाइज होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी में इश्यू आ गया। कीटोन पे चलते हैं। अगर हम कीटोन की बात करें, तो कीटोन क्या है, कार्बोनाइल की दोनों तरफ कार्बन की चेन है। क्या अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यस। क्या अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यस। ये कीटोन है। इश्यू है, बिल्कुल है इश्यू, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स। तो इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो जो कार्बन है वो जल्दी न्यूट्रलाइज होगा। वो कार्बन क्या होगा, जल्दी न्यूट्रलाइज होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है ना, देखिए ऊपर बताया मैंने, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की बात होगी, तो फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कोई खराब नहीं करेगा। एल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन की चेन है, वो कार्बन की चेन क्या करेगी, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो वो जो कार्बन है, कार्बोनाइल का कार्बन, ये वाला कार्बन, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन हाजिर कर देंगी कार्बन के लिए, तो कार्बन जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एट द एंड समरी यही है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव while ketone is less reactive। फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। अब क्योंकि हमने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। दर हकीकत यहां से आपका असल काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिएक्शंस इतने मुश्किल नहीं है, इंटर में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए टॉपिक मैं आपके लिए बहुत आसान कर सकता था, मैं डायरेक्ट रिएक्शंस को स्टार्ट कर देता। जाहिर है आपका आधा घंटा 40 मिनट बच जाते, बट आपको पता है आपको कुछ भी नहीं आता। खास करके जो रिपीटर्स हैं, वो अगर मेरे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखें तो उनको वाकई में ही लगेगा
कि हमने जो ऑर्गेनिक पढ़ी थी और अब जो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस है। तो बात यह है कि देखो, अगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट लोगे तो थकना पड़ेगा, तो थकना पड़ेगा। आपको सोचें, आप एक कमरा बनाना चाहते हैं और आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में ज्यादा थकोगे ना, जाहिर है। तो जब भी कॉन्सेप्ट पूरा लोगे तो थकना तो पड़ेगा, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज मेहनत करोगे तो कल कामयाब जरूर होगे। और याद रखिएगा कि हर कोई कामयाब नहीं होता। अगर आप कामयाब हुए तो आप बहुत लकी हैं, उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हमारे पास अब एक टर्म है, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इस चीज को समझते हैं, देखिए जरा। एसिड कैटलाइज का मतलब क्या हो गया? इन रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट कौन है? एसिड है। जैसे कि HCl, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है। तो एसिड कैटलाइज का मतलब हो गया इन रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट के तौर पे, यानी कि स्पीड को चेंज करने के लिए हम कोई एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे HCl या सल्फ्यूरिक एसिड। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब आपको पता है, इस रिएक्शन में कौन अपना रोल प्ले करेगा? न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। ऐसा ही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट की मदद से, यानी एसिड की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, इनको अगर हम समझें तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल एड्स इन द एल्डिहाइड और कीटोन in the presence of acid as catalyst। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या चीज ऐड हो जाएगी? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। और इस रिएक्शन को तेज कौन करेगा? एसिड। अब वो HCl भी हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। अब इस तरह के आपको कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं बेटा? इस तरह के आपको 3 रिएक्शंस पढ़ने हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पॉलीमराइजेशन। अच्छा देखें, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की हेडिंग आ रही है, पॉलीमराइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब पे एक लेक्चर देखें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर है, और उसका एक टॉपिक है पॉलीमर्स। ठीक है, वो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए आप वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। नंबर 2, रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल। नंबर 3, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स। इसका मतलब एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस 3 तरह के हैं, एक पॉलीमराइजेशन वाले, एक इथाइल अल्कोहल के साथ, एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स के साथ। तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम पॉलीमराइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, पॉलीमराइजेशन में एक अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कीटोन की पॉलीमराइजेशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी पॉलीमराइजेशन करनी है? एल्डिहाइड की। यानी ये जो दो रिएक्शंस हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड के हैं। जबकि ये वाला जो रिएक्शन है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड,
ये आपने दोनों के साथ करके दिखाना है, एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन्स के साथ भी, क्योंकि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए उसके ज़ाहिर केमिकल रिएक्शंस भी ज़्यादा हैं। चलिए देखिए, पॉलीमराइजेशन को बहुत आसान करके अगर हम समझें तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ों की पॉलीमराइजेशन है, एक है फॉर्मेल्डिहाइड की और एक है एसिडल्डिहाइड की। चलें पहले मैं आपसे फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच कार्बोनाइल एच, कई बार हम ये पढ़ चुके हैं। जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो याद रखिएगा कि जब भी रिएक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी जगह क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो सी विद ओ, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हो गया, ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, एक और फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। जब आप एक और फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो आपके पास एक और एच कार्बोनाइल एच आ जाएगा, उसका भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तब आपके पास एक और कार्बन और ऑक्सीजन आ गया, तो ये लें कार्बन, ये लीजिए ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप भी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक और ये दो। आगे चलते हैं, अब हम एक और फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, क्योंकि देखें पॉलीमराइजेशन का मतलब यही है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दें। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे लेने ना, तभी तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन। ये लीजिए, ये आ गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, इनको हमने कनेक्ट भी कर दिया तो एक रिंग बन गई। आगे चलते हैं, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो हम भी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये बताइए कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड कितनी दफा इस्तेमाल किया, हमने फॉर्मेल्डिहाइड तीन दफा इस्तेमाल किया। क्योंकि हमने तीन दफा इस्तेमाल किया, इस वजह से हम एक काम करते हैं कि हम इसको इसको बार बार क्यों लिखें, हम इसी के साथ थ्री लगा देते हैं ना, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने तीन दफा यूज किया है। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, तो आंसर इज ट्राइमर। वाई ट्राइमर, ट्राई का मतलब होता है तीन, मर का मतलब यूनिट्स, यानी मॉलिक्यूल्स। तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए, तीन किए ना, इस वजह से जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है, ट्राइमर, नंबर वन। नंबर टू, इट्स अ टाइप ऑफ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें रिंग बन रही है, इसलिए आप इस पॉलीमराइजेशन को क्या बोलेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। फिर आप इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स को जोड़ रहे हैं, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें हम छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़ के एक बड़ा कंपाउंड बना दें, बस एक ही कंपाउंड बना दें बड़ा, तो उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। और समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के जब हम बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो साथ में एक और कंपाउंड भी रिलीज होता है, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वो मैंने अपने पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर के टॉपिक में डिस्कस किया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। प्रोडक्ट का क्या नाम है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अब रही बात कि हम इसे मेटा फॉर्मेल्डिहाइड क्यों कहते हैं। देखें, 19 सेंचुरी की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की, तो बेटा 19 सेंचुरी में साइंटिस्ट साइंटिस्ट मेटा का मतलब कंसिडर करते थे चेंज्ड। क्या मतलब थे मेटा के, चेंज्ड थे। तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड को चेंज ही तो करा, किसके अंदर, एक नई फॉर्म में। देखिए ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड ओपन है, आपने इसे एक रिंग बना दी, तो इट्स अ चेंज्ड फॉर्म ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इस वजह से हम इसका नाम रखते हैं मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। खैर रीजन वो आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ नाम आपने याद रखना है।
ये इसका वो नेम है जो पहले इस्तेमाल होता था, बट आपकी बुक में आज भी लिखा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर हम ओल्ड नेम देखें तो वो है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो बेटा इसका ओल्ड नेम जो है, इस कंपाउंड का जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम तो आपको पता लग गया। ओल्ड नेम क्या है इसका? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बट इसका न्यू नेम जो है वो आयुपिक बेस्ड है। इसका जो न्यू नेम है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं इसको जरा एक दफा जोड़ के लिख दूं जरा। ये क्या है? CH2। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, CH2। देन फिर O है हमारे पास, O। फिर दोबारा CH2 आ गया, तो हमने दोबारा CH2 लिख दिया। देन हमारे पास O है, O के बाद दोबारा ये CH2 है, फिर हमारे पास O है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात सुनी होगी कि जब भी हम आयुपैक नेमिंग करते हैं तो हम चेन में सिर्फ कार्बन को लेते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। पॉलीमर के केस में हम अदर एलिमेंट्स को भी रिंग के अंदर कंसिडर करते हैं, जैसे अभी हम करेंगे भी। तो जहां पर ऑक्सीजन होगा, आप याद रखिएगा, उसे आप वन सपोज करेंगे। तो इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप देखें कहां कहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, अगर आप देखें कहां कहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन 1 पर भी है, 3 पर भी है, और 5 पर भी है। क्योंकि 1 पे भी है, 3 पर भी है, 5 पर भी है, तो आप इसे क्या कहें? 1, 3, 5। चले, अब क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 के लिए हम एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ट्राई का। ऑक्सीजन की वजह से हम इसे नाम देते हैं ऑक्सीन। तो उसका नाम हो गया 1, 3, 5 ट्राई ऑक्सीन। इस नाम को हम करंट प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम मेटाफॉर्मेल्डिहाइड का वर्ड इतना कॉमनली यूज नहीं कर रहे होते। तो ये तो बात हो गई फॉर्मेल्डिहाइड की। अब हम यही सिमिलर काम करेंगे किसके लिए? एसिटाल्डिहाइड के लिए। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? CH3 कार्बोनाइल H। जब रिएक्शन होगा तो जाहिर है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो देखिए, ये आ गया आपका कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये आ गया ऑक्सीजन। अब इस कार्बन के एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है, तो एक तरफ हम CH3 लगा देंगे और एक तरफ हम क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। सिमिलरली अगर मैं एक और एसिडल्डिहाइड लूं तो क्या होगा? इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास? CO। अब वही वाली बात कि C के साथ एक दफा CH3 है और एक दफा H है, तो एक तरफ आप भी CH3 लगा दें और एक तरफ H लगा दें। एक और दफा ले लीजिए इसको, जब तक क्लोज नहीं होगा तो हम लेते रहेंगे इसको। इसका भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन। ये लीजिए, ये आ गया कार्बन, ये आ गया ऑक्सीजन। अब इस कार्बन के दोनों तरफ ग्रुप्स मौजूद हैं, एक है CH3 और एक है H। अच्छा, इसको जोड़ दें पहले। तो अगर आप देखें तो एक तरफ CH3 और एक तरफ H है, तो एक तरफ हम भी CH3 लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या मेंशन कर देंगे? H। चलें आगे चलते हैं। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो जहां से ऑक्सीजन होता है नंबरिंग वहीं से होती है। तो इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इसका करंट नेम भी लिखेंगे। बहरहाल फिलहाल कुछ बातें जो आपसे पेपर में पूछ सकता है, ये क्या है? आप बोलेंगे ट्राइमर है। क्यों? 3 चीजों से मिलकर बना है। दूसरी बात, ये क्या है? इट्स अ साइक्लिक पॉलीमर। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बना है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है।
अब रही बात इसका नाम, तो इसका नाम है पैरा एल्डिहाइड। अब वाई पैरा एल्डिहाइड, तो बेटा 19 सेंचुरी में जैसे चेंज होने को फॉर्म कहते थे, चेंज होने को मैटर कहते थे, इसी तरह से जो पैरा का मतलब उस टाइम पर इस्तेमाल होता था, उसके मतलब थे पॉलीमर। तो ये एल्डिहाइड का पॉलीमर है, इस वजह से हम इसे कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। यहां तक तो एक बात हो गई। अच्छा, अब ये आपने 3 दफा जो इस्तेमाल किए मुन्ने, आप एक काम करें ना, इसको बैलेंस करने के लिए यही 3 लगा दें। तो अगर हम इसके ओल्ड नेम की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ओल्ड नेम की, तो इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका ओल्ड नेम है पैरा एल्डिहाइड। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाली चीज को हम कह रहे थे मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, इसी तरह से एसिडल्डिहाइड से मिलके बनने वाली पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, पैराल्डिहाइड। इसका जो न्यू नेम है, जो करंट प्रैक्टिस में यूज हो रहा है, इसका न्यू नेम क्या होगा? देखें, सबसे पहले गौर से देखिएगा, सेकंड वाले कार्बन पर एक ब्रांच है, फोर्थ वाले कार्बन पे भी एक ब्रांच है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसा नहीं था। सिक्स्थ वाले कार्बन पर भी एक ब्रांच है। कहाँ कहाँ ब्रांच है? 2 पर भी है, 4 पे भी है, 6 पे भी है। तो आप इसे कहेंगे 2,4,6, 3 है इसलिए ट्राई। CH3 को कहते हैं मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई मिथाइल। आगे चलें, 1 पर ऑक्सीजन है, 3 पर ऑक्सीजन है, 5 पर ऑक्सीजन है, तो हम इसे क्या बोलें? 1,3,5, 3 है तो ट्राई, ऐसे ही है। और ऑक्सीजन के लिए आपको मैंने बताया था कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सेन का वर्ड। किसका वर्ड? ऑक्सेन का वर्ड। तो ये इसका करंट नेम है जो कि आयोफिक बेस्ड है। यहां पर हमारे पास पॉलीमराइजेशन का कंटेंट एंड हो गया। अब हम अपनी सेकंड हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल। हमारे सिलेबस में इथाइल अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन है वो एसिडल्डिहाइड का है, फॉर्मल्डिहाइड का नहीं है। तो हम भी ये रिएक्शन किसके पैटर्न पे करेंगे? हम भी ये रिएक्शन एसिडल्डिहाइड के पैटर्न पे ही करेंगे। एसिडल्डिहाइड का सिंपल फॉर्मूला क्या है भाई? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन H, ये हो गया हमारे पास एसिडल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, ऐसा ही है। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा? बहुत आसान है। जब रिएक्शन होगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन H। अब क्योंकि आपने बॉन्ड इन दोनों के दरमियान से ब्रेक किया है, क्योंकि आपने बॉन्ड इन दोनों के दरमियान से ब्रेक किया है, इसलिए एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी किसकी फ्री हो जाएगी? कार्बन की। अब एल्कोहल की नेचर कैसी होती है भाई? एल्कोहल की नेचर होती है एसिडिक, ये एसिडिक इन नेचर है। और हमें पता है कि हर वो चीज जो एसिडिक इन नेचर होती है वो H पॉजिटिव रिलीज करती है। इसका मतलब जब मैं इस एल्कोहल को ब्रेक करूंगा तो इसमें से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, बाकी पीछे क्या बचा? C2H5O। अगर ये H अलग हो गया तो सर यही हिस्सा बचा ना। अब अगर पॉजिटिव अलग हो गया तो पीछे से पे नेगेटिव बचेगा। अब याद करें वो लम्हात, मैंने आपको बताया था कि इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब जाहिर है ये हाइड्रोजन जाके कहाँ लगेगा? क्योंकि इस पे पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन जाके लगेगा नेगेटिव वाले के पास, यानी यहाँ पे। रही बात दूसरे ग्रुप की, तो वो जाके कहाँ लगेगा? कार्बन की साइड पे। तो हमने इसे इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब देखें, C2H5O है, बट फ्री कौन है इसमें से? ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज है, जुड़ ऑक्सीजन ही सकता है, इसलिए हमने ऑक्सीजन से कनेक्ट किया है इसको। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है हेमी एसिटल। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का नाम है हेमी एसिटल। 12। आगे चलते हैं। अगर इस हेमी एसिटल का आप दोबारा रिएक्शन करा दें, किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ, तो हेमी एसिटल का क्या फॉर्मूला है? CH3
COH HOC2H5। जब हम इसका दोबारा C2H5OHC रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? हमें पता है कि एथाइल अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, H पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा, C2H5O अलग हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो H पॉजिटिव है मुन्ने, ये H पॉजिटिव जाके OH से मिलेगा और OH से मिलने के बाद ये क्या कर देगा? सब पानी पानी। तो क्या बन जाएगा? H2O। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या बनेगी? CH3CH, नीचे क्या लगा हुआ है? OC2H5। अब देखें, ऊपर से OH निकल गया, ऊपर से OH निकल गया तो ऊपर एक जगह खाली बच गई और अल्कोहल में से H निकल गया तो बचा क्या? C2H5O। ये जाके यहां लग जाएगा OC2H5 की फॉर्म में। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटल। तो इस रिएक्शन को बस आप डायरेक्ट समरी की फॉर्म में याद रख लें। कैसे? कि अगर वो आपसे पेपर में पूछता है कि एसिटल्डिहाइड reacts with ethyl alcohol and forms, तो उसका आसान सा आंसर है, बस आप इसको ऐसे याद रखें, फॉर्म्स एसिटल, बस। और अगर वो आपसे इंटरमीडिएट पूछेगा, बीच का कंपाउंड पूछेगा, तो आप बोलेंगे हेमी एसिटल। तो यहां तक हमने दो रिएक्शंस को कवर कर लिया, एक पॉलीमराइजेशन और एक रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस कंपाउंड्स, नंबर 3। नाइट्रोजन बेस कंपाउंड्स हमारे पास चार तरह के हैं। कौन कौन से? पहले हम उनका नाम लिख दें। चलें, नंबर 1 हाइड्रोक्सिलअमीन, नंबर 2 हाइड्राजीन, नंबर 3 फिनाइल हाइड्राजीन, नंबर 4 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। सबसे पहली बात जो वो आपसे पूछ सकता है वो है फॉर्मूला। वो आपसे पूछ सकता है हाइड्रोक्सिलअमीन का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए बेटा, अमीन का मतलब क्या होता है? अमीन NH2, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। तो हाइड्रोक्सिलअमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। याद करना है आपको, सिंपल। यहां पर एक NH2 है, एक OH है। अगर आप दोनों ही NH2 कर दें तो फिर ये हाइड्राजीन कहलाता है। अब है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल का वर्ड आपने सुना है? अच्छा देखिए, हाइड्राजीन तो आपको पता लग गया कि हाइड्राजीन क्या होता है। क्या होता है भाई? NH2 NH2, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइड्राजीन कहते हैं। अब फिनाइल क्या है? सिंपली हम C6H5 को फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं। आपने बेंजीन की रिंग पढ़ी होगी और बेंजीन की रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6। लेकिन अगर इस बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल यहां से निकालते हैं, तो यहां पे एक लाइन शो करनी पड़ेगी। अब इसका फॉर्मूला C6H6 नहीं है, बल्कि इसका फॉर्मूला है C6H5, जो कि क्या कहलाएगा? फिनाइल। तो फिनाइल का मतलब है सिंपल C6H5 या फिर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं सिंपल C6H5। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो हमें हाइड्रोजीन तो पता है क्या होता है। क्या होता है भाई? NH2 NH2। हमें फिनाइल भी पता है C6H5, या फिर बेंजीन बना के कुछ इस तरह से बना दीजिए। अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या बुरी बात है? अच्छा, अब एक एक मसला और है। वो मसला क्या है कि बेटा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस नाइट्रोजन को देखें तो ये नाइट्रोजन
एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है। कितने बॉन्ड्स हो गए बेटा? दो हो गए, और दो ही इसके साथ हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए? चार। और नाइट्रोजन तो चार बॉन्ड बना ही नहीं सकता, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन यहां से हम हटा देंगे। आगे चलिए, इसी तरह से यहां भी यही होगा कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक आगे बना रहा है, दो हाइड्रोजन है, तो जरा एक हाइड्रोजन हटा दें हम। अब हमारे पास जो चीज लिखी हुई है वो है 2,4। तो जहां पे ग्रुप अटैच होता है उसे हम वन सपोज करते हैं, उसके बराबर वाले को टू, इसके भी बराबर वाले को थ्री, इसके बराबर वाले को फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स। राइट। अब वो कह रहा है कि टू पर भी और फोर पे भी नाइट्रो लगा हुआ है, तो ये रहा टू, नाइट्रो का मतलब होता है NO2। फोर पर भी, ये रहा फोर, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? नाइट्रो लगा हुआ है। तो सबसे पहली चीज वो आपसे पूछ सकता है, इन सबके फॉर्मूलाज क्या हैं? क्या हैं इन सबके फॉर्मूलाज? क्या हैं? अच्छा, अब आपने क्या याद रखना है? अब आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि जब भी हाइड्रोक्सिलमीन होगा तो आंसर में लिख दीजिएगा ऑक्साइम। क्या लिख देंगे? ऑक्साइम। पूरा हाइड्रोक्सिलमीन हटेगा और पूरा हाइड्रोक्सिलमीन हट के ऑक्साइम आ जाएगा। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। पूरे का पूरा हाइड्रोक्सिलमीन हटेगा और उसकी जगह ऑक्साइम आ जाएगा। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का सिर्फ इन हटेगा, हाइड्राजीन इन हटेगा, हाइड्राजीन सिर्फ इन हटेगा, और क्या लग जाएगा? ओन। बस, सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाएगा? ओन। बाकी पूरा नाम वही रहेगा। जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल की जगह तो आप लिख देंगे ऑक्साइम, हाइड्राजीन की जगह क्या लिखेंगे? हाइड्राजोन। क्या लिखेंगे? हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन की जगह क्या लिखेंगे? फिनाइल हाइड्राजोन। क्या लिखेंगे? फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की जगह क्या लिखोगे? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। आसान है। हाइड्रोक्सिलमीन की जगह ऑक्साइम, बाकी जहां जहां आइन 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 है तो हाइड्रोजीन के साथ, तो उसकी जगह बस आप ओन 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 कर देंगे, बाकी सब का सब सेम है। अब चलें, हम इन रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कहता है नंबर वन, फॉर्म एल्डिहाइड reacts with hydroxylamine एंड फॉर्म्स। आसान है भाई, जहां भी जिंदगी में हाइड्रोक्सिलमीन देखो आंसर क्या लिख दोगे? ऑक्साइम। क्या लिख दोगे? ऑक्साइम। लेकिन साथ में आपको वो भी जोड़ना पड़ेगा जो आपका मेन रिएक्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड, और हाइड्रोक्सिलमीन की जगह, हाइड्रोक्सिलमीन की जगह क्या आ जाएगा? ऑक्साइम आ जाएगा। तो इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड। में शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर्म एल्डिहाइड ऑक्साइम। सिंपल। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछता है कि एसिड एल्डिहाइड reacts with hydroxylamine and forms, तो आंसर क्या होगा? पहले तो आप एसिडल्डिहाइड लिखेंगे और हाइड्रोक्सिलमीन की जगह क्या लिख दोगे? ऑक्साइम लिख दोगे, तो नाम क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइम। आसान है, देखें। तो रिएक्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बगैर रिएक्शन सॉल्व करे ही आपको नाम आ जाएगा। क्लियर। नंबर थर्ड पे आ जाइए। वो आपसे कहता है एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलमीन एंड फॉर्म्स, तो आंसर सिंपल है, एसीटोन ऑक्साइम। क्लियर। तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि जब हाइड्रोक्सिल अमीन होगा तो हाइड्रोक्सिल अमीन की जगह क्या लिख दोगे? ऑक्साइम लिख दोगे। और अगर हाइड्रोक्सिल अमीन नहीं है बल्कि क्या दिया हुआ है? हाइड्राजीन,
फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो पूरा नाम ऐसे ही रहेगा, बस हाइड्रोजीन का जो आइन है ना, हाइड्रोजीन का आइन कन्वर्ट हो जाएगा ओन के अंदर, बस बाकी सब कुछ सेम है। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है, कोई भी कर लें, लाइक एसीटोन ही दे देता है वो आपको। आपको कहता है एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन एंड फॉर्म्स। तो आपका सिंपल सा एक आंसर होगा, एसीटोन, हाइड्रोजीन की जगह क्या आ जाएगा भाई, हाइड्रोजीन की जगह आ जाएगा ओन, बस हाइड्रोजोन। तो आंसर इज एसीटोन हाइड्रोजोन। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछता फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन एंड फॉर्म्स, तो आप बोलते फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अगर वो बोलता है एसिडल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एसिडल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन एंड फॉर्म्स, तो आपका आंसर होता एसिडल्डिहाइड हाइड्रोजोन। बस जहां पे हाइड्रोजीन आएगा बस आपने उसे क्या कर देना है, जवाब के अंदर हाइड्रोजोन कर देना है, खत्म बात। यानी हाइड्रोजीन रिएक्टेंट है, हाइड्रोजोन प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन और करते हैं चलें। वो आपसे कहता है बिल्फर्स एसिटल्डिहाइड reacts with phenyl hydrogen and forms, क्या बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, क्या लिखेंगे? एसिटल्डिहाइड। तो आ गया नाम में एसिटल्डिहाइड आ गया। फिर आप क्या लिखेंगे? फिनाइल, तो ये आ गया फिनाइल। फिर ये जो हाइड्राजोन है ना बेटा, हाइड्राजोन, हाइड्राज लिख के और ओन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हाइड्राजी हाइड्राजोन। चले तो आखिरी में क्या आ जाएगा? हाइड्राजोन। तो नाम क्या हो गया? एसिडल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछता कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजोन, तो आप आंसर देते फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। वो आपसे क्या था? एसीटोन, एसीटोन रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजीन, तो आप बोलते एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। चलें एक एग्जाम्पल और करते हैं। वो आपसे कहता है एसीटोन रिएक्ट्स विद 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन फॉर्म्स। अब आपका आंसर क्या होगा? आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले पहला नाम लिखेंगे, यानी कि एसीटोन, लिख दिया, पूरा लिखिएगा। फिर क्या लिखेंगे? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, ये सेम रहेगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल, डाई नाइट्रोफिनाइल। हाइड्रो, हाइड्राज करके सेम आएगा, बस आइन की जगह क्या लगा दोगे? ओन लगा दोगे। तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजोन। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछता फॉर्म एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एंड फॉर्म्स, तो आप बोलते फॉर्म एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। बस सिर्फ हाइड्राजीन का जो आइन है ना वो ओन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो यहां तक हमने एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बाद अब हम स्टार्ट करें बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं ये बात तो आपको पता है, बट बेस कैटेलाइज का मतलब क्या है? अब आप कैटलिस्ट के तौर पे एसिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बेस इस्तेमाल करेंगे। बेटा ऐसे रिएक्शंस हमारे पास 5 तरह के हैं, कौन कौन से? सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, नंबर 2
रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। नंबर 3, गिर्गनार्ड्स रिएजेंट। नंबर 4, कंडेंसेशन रिएक्शन। नंबर 5, हेलो फॉर्म टेस्ट। चले, अब देखें ये बेस कैटेलाइज इतना मुश्किल नहीं है, खास करके जो शुरू के 3 पार्ट हैं वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, कंडेंसेशन रिएक्शन थोड़ा सा टिपिकल है, उसको हमें प्रॉपरली समझना पड़ेगा। एक एक करके हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है सबसे पहली बात कि मुन्ने हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला है H हाइड्रोजन साइनाइड CN, ठीक है। तो आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन करेगा तो बेटा जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है सियानोहाइड्रिन। क्या होता है उस प्रोडक्ट का नाम? सियानोहाइड्रिन। अभी एमसीक्यूज बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। वो आपसे कहता है फॉर्म एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड एंड फॉर्म्स। आंसर बहुत सिंपल है, आप पहले लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। जैसे आपने अभी पहले रिएक्शंस करे तो पहले आप इनका नाम लिखते थे। हाइड्रोजन साइनाइड की जगह जो वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा? सियानोहाइड्रिन की जगह जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? सियानोहाइड्रिन। तो आप इसके साथ जोड़ दें, सियानोहाइड्रिन। इसी तरह से अगर अगर पेपर में वो आपसे क्या था कि एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड फॉर्म्स, तो आप बोलते एसिड एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। अगर एग्जाम में क्या था एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड फॉर्म्स डैश, तो आप बोलते एसीटोन सियानोहाइड्रिन। जो पहला नाम होगा वो लिखेंगे और फिर हाइड्रोजन साइनाइड की जगह आप क्या लगा देंगे? सियानोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शंस दोनों के लिए होते हैं, ये एल्डिहाइड्स के लिए भी हैं और कीटोन के लिए भी। इतना मुश्किल नहीं था, देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सेकंड टाइप है हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड। अब सबसे पहले क्या पूछ सकता है वो आपसे कि सोडियम बाइसल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो सोडियम बाइसल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है NaHSO3। क्या है? NaHSO3, NaHSO3। चलें, अगर आप इसे देखें तो बस आपने इतनी बातें याद रखनी है कि प्रोडक्ट में आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली प्रोडक्ट के अंदर लिख देंगे बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या लिख दोगे? बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। कैसे? पेपर में सवाल आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइसल्फाइड एंड फॉर्म्स। अगर आपने इन रिएक्शंस को खोला तो बिला वजह आपका टाइम जाया होगा, आपने बंद फॉर्म में ही करने हैं। तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड, फिर आप क्या लिख देंगे? बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या लिख दिया हमने? बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर वो आपसे क्या था एसिडल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड फॉर्म्स डैश, तो आप बोलते हैं एसिडल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अगर वो कहता है एसीटोन तो आप बोलते एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये भी एल्डिहाइड के लिए भी है और कीटोन के लिए भी है, दोनों के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पर आपके पास आता है गिर्गिनार्ड्स रिएजेंट। तो गिर्गिनार्ड्स रिएजेंट जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? एसिडल्डिहाइड के साथ करेगा तो क्या होगा? और एसीटोन के साथ करेगा तो क्या होगा? आसान है। एसिडल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एसिडल्डिहाइड के साथ करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है।
और एसीटोन के साथ करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये बात अल्कोहल के चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो ये हमें यहां नहीं पढ़ना। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एल्कोहल, तो एल्कोहल के चैप्टर में हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए यहां पर हम कवर इसे नहीं करेंगे। देन वी हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, एल्डोल कंडेंसेशन, और सिंपली इसे कह देते हैं कंडेंसेशन, और फिर इसकी टाइप में हम इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखें, कंडेंसेशन रिएक्शंस दो तरह के। नंबर 1, एक है एल्डोल कंडेंसेशन, और एक है कैनेजरो रिएक्शन। अब अब एल्डिहाइड कब कैनेजरो रिएक्शन करेगा और कब एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन की तरफ जाना पड़ेगा। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? अल्फा हाइड्रोजन की तरफ। सही है। मान लें अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनेजरो रिएक्शन करेगा। क्या है मैकेनिज्म, क्या है? सिंपल, अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वो कैनेजरो है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। बात क्लियर हो गई? अगर अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनेजरो पे जाएगा, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन पे जाएगा। सिर्फ दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्या कहा? दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बाकी हर एल्डिहाइड के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलता है। चलें, अब वो कौन कौन से एल्डिहाइड हैं जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाएं फॉर्मेल्डिहाइड पे। तो अगर मैं आपसे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पूछूं, यानी कि मैं आपसे पूछूं एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? अगर कार्बोनाइल के साथ H मौजूद हो तो हम इसे एल्डिहाइड कहते हैं, यानी इसका ग्रुप हो गया चो। एल्डिहाइड ग्रुप क्या कहलाता है? चो। तो H और चो, यानी कि बंद करके लिख दिया मैंने, ये जो चीज है इट्स फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है भाई? ये फंक्शनल ग्रुप है। एक बात, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। बट खास बात, SHO यानी चो फंक्शनल ग्रुप ना, सॉरी SHO क्या, CHO। तो ये जो CHO है, CHO के बराबर में जो हाइड्रोजन है इसमें तो कार्बन ही नहीं है। तो जब CHO के बराबर में कार्बन ही मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। देखिए ना, यहां तो कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा कार्बन इज एब्सेंट। भाई अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। और कौन सी एग्जांपल है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? तो फॉर्मल्डिहाइड में तो नहीं होता, हमें कंफर्म हो गई ये बात। अब हम जा रहे हैं जल्दी से बेंजल्डिहाइड पे। बेंजल्डिहाइड पे चलें। बेंजल्डिहाइड का मतलब है बेंजीन के साथ CHO लगा हुआ है। ये रहा बेंजीन, और बेंजीन के साथ CHO है। चलें, अब देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन है यानी ये अल्फा कार्बन होगा। तो इस वक्त इसमें अल्फा कार्बन मौजूद है, क्योंकि जो बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग में हर जगह पे कार्बन ही तो है। तो चो के बराबर में कार्बन मौजूद है, तो अल्फा कार्बन तो इसमें मौजूद है।
अब जरा गौर से देखें, ये कौन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। लेकिन अगर मैं बेंजीन में कोई चीज लगाना चाहता हूं तो बेंजीन की वैलेंसी तो फ्री करनी पड़ेगी ना बेटा। तो वैलेंसी फ्री करने के लिए हम ऐसा साइन शो करते हैं, इसका मतलब हो गया C6H5। अब आप इसमें कोई चीज लगा सकते हैं, तो इस जगह का मतलब होगा CH, इस जगह का मतलब होगा CH, इस जगह का मतलब होगा CH, इस जगह का मतलब भी CH, इस जगह का मतलब भी CH, बट इस जगह का मतलब सिर्फ C होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को निकालेंगे तभी तो वैलेंसी फ्री होगी। तभी तो ये C6H5 है, एक हाइड्रोजन कम है इसमें। तो जहां पे ग्रुप अटैच है वहीं से कम होगा, लाजमी याद रखना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बराबर में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, बट उस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इस केस में भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। यही वो वाहिद दो केस हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। तो यानी कि समरी ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, दोनों के अंदर कैनेजरो रिएक्शन होगा। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं उन सब के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन होती है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और एल्डिहाइड है, मतलब कोई एग्जाम्पल एल्डिहाइड की जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अभी तक तो हम ये देखते थे कि नहीं है, तो अब अगर मौजूद होगा तो कैसे, देखें जरा। अब की दफा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड की, और एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप कई बार पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है, इसको अगर मैं जोड़ के लिखूंगा तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, डेट इज शो। इसके पीछे CH3 लगा हुआ है, राइट। चो इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या इसमें अल्फा कार्बन है? बिल्कुल है। क्या अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? जी बिल्कुल है, तीन है। तो इसके अंदर अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, वो भी तीन तीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल पे जाएगा, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनेजरो पे जाएगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सबसे पहले हम कैनेजरो रिएक्शन को परफॉर्म कर लें। कैनेजरो रिएक्शन आसान है। अब कैनेजरो है क्या? कैनेजरो रिएक्शंस में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है उनको देख लें जरा। भाई ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ये क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हमें दो चीजों से कैनेसिरो रिएक्शन करना है, ऐसा ही है। एक फॉर्मेल्डिहाइड से और दूसरा बेंजल्डिहाइड से, एक फॉर्मेल्डिहाइड से और दूसरा बेंजल्डिहाइड से। क्यों ना मैं आपको पहले फॉर्मेल्डिहाइड से करके दिखाऊं। H कार्बोनाइल H। फॉर्मेल्डिहाइड एक दफा लें या दो दफा? दो दफा। क्यों? एक दफा ऑक्सीडेशन के लिए और एक दफा रिडक्शन के लिए। अब याद दहानी के लिए नीचे मेंशन कर दें, एक ऑक्सीडेशन के लिए है भाई और एक रिडक्शन के लिए है। इसको रिडक्शन करके उसको ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ऐसा करवाने के लिए हम इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैनेजरो रिएक्शन में समझ याद रखिएगा कि जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन को सपोर्ट मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन को सपोर्ट मिलती है। रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन को सपोर्ट मिलती है।
क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही है ऑक्सीजन को सपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ऐड करना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को सपोर्ट करना, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में याद रखिएगा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड सेफ होगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड खराब नहीं होगा, ऑक्सीडेशन है ना भाई। तो H कार्बोनिल ये तो टूटेगा ही नहीं, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा फिर, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और एक हाइड्रोजन ये आपके पास फ्री हो गया, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए याद रखिएगा कि NaOH में से क्या निकलेगा, NaOH को हम ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसमें से H को अलग कर देंगे और NaO को अलग कर देंगे। अब H हो जाएगा फॉर रिडक्शन और Na हो जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना भाई, इस वक्त हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो NaOH में से क्या निकलेगा, NaO, और लगेगा कैसे, ONA, ठीक है, हमेशा ONA लिखते हैं हम। अब क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि आपने NaOH को यहां से तोड़ा है, तो फ्री कौन हुआ, फ्री हाइड्रोजन हुआ है और ऑक्सीजन हुआ है। तो जुड़ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही सकते हैं, इसलिए पहले ऑक्सीजन को लिखा। ये तो वो प्रोडक्ट हो गया भाई जो कौन सा है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऐसे ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। चलें, अब रिडक्शन प्रोडक्ट पर आते हैं जरा। जब आप बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों भाई, हाइड्रोजन को तो सपोर्ट मिलेगी, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। आपकी दफा हाइड्रोजन वाले बॉन्ड नहीं बल्कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में दो बॉन्ड है तो जरा एक टूट गया एक रह गया, एक टूट गया और एक रह गया। रिडक्शन के अंदर NaOH में से क्या निकलेगा, H। वो H आप यहां कार्बन के साथ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन पहले से फ्री था, वो हाइड्रोजन आप यहां लगा देंगे। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, रिडक्शन प्रोडक्ट। अब सुनिए, इसका वैसे भी कोई नाम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें सोडियम है, तो सोडियम की वजह से आप इसे बोलेंगे सोडियम। एक कार्बन है ना, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए आप इसे लिखेंगे फॉर्मेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। इसका एक और नाम है, इसका नाम है सोडियम। एक कार्बन को मीथ भी कहते हैं, याद करें, एक कार्बन को फॉर्म भी कहते हैं, एक कार्बन को मीथ भी कहते हैं, तो इसका एक और नाम है सोडियम मिथानोएट। क्या है, सोडियम मिथानोएट, METHANOATE, सोडियम मिथानोएट। तो ये नाम आपने दोनों याद रखने हैं। अच्छा, जो रिडक्शन प्रोडक्ट बनी है इसका क्या नाम होगा, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथ। और ये OH है, OH का मतलब ये एल्कोहल हो गया, तो इसका नाम होगा मिथाइल एल्कोहल। तो क्या नाम होगा, मिथाइल एल्कोहल। और एल्कोहल के चैप्टर में हमने देखा था कि मिथाइल एल्कोहल को हम मिथानोल भी कहते हैं। तो आप बोलेंगे, आपसे वो पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मेथानोएट। वो आपसे बोलेगा रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल या मिथानोल। अगर मैं यही काम बेंजल्डिहाइड के लिए करूं, यही काम मैं बेंजल्डिहाइड, देखें, अच्छा जरा थोड़ा सी समरी पे देखें। अगर हम ये काम फॉर्मेल्डिहाइड पे कर रहे थे, तो फॉर्मेल्डिहाइड पे करने पर हमारे पास क्या क्या आ रहा था, सोडियम फॉर्मेट आ रहा था, अभी अभी पढ़ा है हमने, और साथ में क्या आ रहा था, मिथाइल एल्कोहल, राइट। अगर यही काम आप बेंजल्डिहाइड के लिए करो, तो जब बेंजल्डिहाइड में कैनेजरो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बनेगा सोडियम बेंजोएट, नॉट बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजाइल एल्कोहल।
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा KNH0 पोर्शन एंड हो गया। अब हम जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब हम मूव कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे। देखें, एल्डोल कंडेंसेशन में आपने जो सबसे पहली बात याद रखनी है वो क्या, वो ये है कि जिसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपने एक खास बात याद रखनी है कि बेटा एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन उसके अंदर होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। एक बात, एल्डोल कंडेंसेशन तीन टाइप्स की होती है, ठीक है? क्या क्या? नंबर वन, आप एल्डिहाइड एल्डिहाइड को भी जोड़ सकते हैं। जब आप एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कंबाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं एल्डोल। नंबर दो, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन को ज्वाइन करते हैं तो आप उसे कहते हैं एल्ड कीटोल। जब आप कीटोन और कीटोन को ज्वाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं कीटोल। तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड जुड़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड और कीटोन जुड़ेंगे, एल्ड कीटोल कंडेंसेशन। और अगर आप कीटोन और कीटोन को जोड़ेंगे तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, कीटोल कंडेंसेशन। अच्छा, अच्छा, अब देखें कौन सा एल्डिहाइड अब कंबाइन करेंगे, वो एल्डिहाइड कंबाइन करेंगे आपस में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, जिसकी एक एग्जांपल हमने पढ़ी एसिड एल्डिहाइड। तो अगर हम एसिड एल्डिहाइड का कंपाउंड लेते हैं तो एसिड एल्डिहाइड क्या है, CH3 कार्बोनाइल H, ऐसा ही है। फिर एक और CH3 कार्बोनाइल H। तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को जोड़ें, कौन कौन से एल्डिहाइड को जोड़ें, एसिड एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड को। हमें इतनी बात पता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। अच्छा, जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, CH3 C, अभी डबल बॉन्ड टूट के दायरे क्या रह गया, सिंगल रह गया। ये जो हाइड्रोजन है ना मुन्ने, ये जो हाइड्रोजन है ये रहा, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जरा, तो ये हो गया हाइड्रोजन। अब आगे कौन है, CH3। अगर मैंने CH3 लगा दिया, फिर कौन है, C, फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है O, फिर कौन है H। तो अब सीन क्या है, देखें एक एक बॉन्ड टूटता है, जरूरी नहीं कि सबका टूट जाए। तो एक का टूट टूट गया और फिर वो ज्वाइन हो गया आगे। अब बात यह है कि अगर मैंने ये बीच में CH3 लगाया है तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी खराब हो गई। अगर आप कार्बन को गौर से देखें तो एक बॉन्ड कार्बन पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड कार्बन आगे बना रहा है, और तीन हाइड्रोजन है, यानी टोटल पांच बॉन्ड हो गए। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, पांच बॉन्ड्स हो गए। तो इसका मतलब ये थ्री हटा दें और थ्री हटा के यहाँ टू लगेगा। अब ये सेट है, एक बात। दूसरी बात, वो जो आपने हाइड्रोजन हटाया है वो आके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ना बेटा। एक ही बना रहा था अभी तो नीचे कार्बन के साथ, तो एक हाइड्रोजन हमने इसके साथ लगा दिया। अब रही बात इसके नाम की, जरा इसका कोई ना कोई नाम भी तो होगा ना। हाँ, तो अब हमें इसका नाम भी रखना पड़ेगा। अब आप अगर इसे गौर से देखें, गौर से देखें, तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम। यहाँ से ये एल्डिहाइड है, ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, ये जो ग्रुप है ये एल्कोहल है। तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें विद एल्कोहल कंपैरिजन वाइज, तो एल्डिहाइड इज स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल। इस वजह से प्रेफरेंस हम एल्कोहल को एल्डिहाइड को देते हैं, याद रखिएगा ये बात, आपने अपने इंटर में पढ़ा भी होगा। तो इट्स नंबर वन, टू, थ्री एंड फोर। चलें अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम अगर आप देखें तो थ्री पर ओ एच लगा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी। तो थ्री हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, टोटल चार कार्बन है। चार कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट।
और एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं आल, तो ये होता है ब्यूटानाल, ये इसका एक नाम है। और इसका कौन सा नेम है? ये इसका आयुफेक नेम है। अगर हम इसका कॉमन नेम देखें, क्या देखें, इसका कॉमन नेम देखें, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम के लिए हमें अल्फा बीटा गैमा लिखना पड़ता है, तो इसको मुझे एक दफा और उतारना पड़ेगा इसका कॉमन नेम लिखने के लिए ना। CH3 CH मैंने इसे जोड़ के लिख दिया यार, ऊपर OH है, देन CH2, इसको भी बंद कर दें CHO। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाले को बीटा कार्बन, उसके भी बराबर वाले को गैमा कार्बन। तो आप देख लें OH कहाँ लगा हुआ है? बीटा पे, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा? बीटा हाइड्रोक्सी। टोटल 4 कार्बन है और कॉमन में 4 को कहते हैं ब्यूटायर, तो उसका नाम हो जाता है ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका एक नेम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल और इसका एक नेम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायर एल्डिहाइड। चले, अभी जो केमिकल है, कौन सा केमिकल है? CH3 CH CH2 और CHO, ये जो हमारे पास केमिकल है, अगर हम इस केमिकल में से वाटर को रिमूव कर दें, यहाँ से OH, यहाँ से एक H, एक हाइड्रोजन, तो ये मिलके क्या बना देंगे? वाटर। इसका मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है तभी तो ये क्या 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 लाएगा? कंडेंसेशन। आगे चलते हैं, अभी क्या बचा? CH3 CH जरा OH में छोड़ के चला गया, यहाँ से CH2 की जगह एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ भी CH बचा, और फिर क्या है? ये H2। अब जरा देखिए इसको गौर से, ये जो CH है इस वक्त ये कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है, ऐसा ही है, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है, टोटल 3 बॉन्ड है। इसका मतलब ये एक बॉन्ड कम बना रहा है। और अगर सिमिलरली हम इसको देखें तो एक बॉन्ड पीछे, एक बॉन्ड आगे और एक हाइड्रोजन, ये भी 3 बना रहा है। तो क्योंकि ये दोनों 3 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया ताकि इसकी वैलेंसी क्या हो सके? बराबर हो सके। अब इसका नाम क्या होगा? तो पहले अल्कोहल था, अब अल्कोहल नहीं है, अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे? आसान है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, तो क्या होगा? 2। टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन, ऐसा ही है, और एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं आल। ये एल्डिहाइड भी है ना, क्योंकि इसमें चो आ रहा है, ये एल्डिहाइड भी है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनिल ब्यूटेनॉल इसका आयोपिक नेम हो गया। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो फिर हम इसकी नंबरिंग अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में करनी पड़ेगी। अब जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये है चो है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला अल्फा, अल्फा के बराबर वाला बीटा, बीटा के बराबर वाला गैमा। ठीक है, तो अगर आप डबल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में लगा हुआ है, ऐसा ही है, अल्फा और बीटा के बीच में लगा हुआ है। तो अल्फा और बीटा के बीच में लगा होने की वजह से इसे हम लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा। डबल बॉन्ड को हम कहते हैं अनसैचुरेशन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन। तो हम इसे कह देंगे बी अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या कह देंगे? अनसैचुरेटेड। कितने कार्बन है बेटा? 4 है, 4 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायर एल्डिहाइड। इसका एक और कॉमन नेम है, वो आपने लाजमी याद रखना है, वो है क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड लाजमी आपने इसे याद रखना है। अच्छा, अब जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन था ना बेटा, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें गौर से, इस स्ट्रक्चर को, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये ग्रुप है CHO, यानी कि एल्डिहाइड है ये, और ये देखें ये कौन सा है? एल्कोहल है। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होने की वजह से, तो एल्डिहाइड का हमने शुरू का लिख दिया एल्ड, एल्ड शो कर रहा है एल्डिहाइड, जो कि ये है CHO, और इसमें OH भी है। OH की वजह से हमने इसे क्या बोल दिया? ओल, तो इसका नाम हो गया एल्डोल। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना था इसका नाम क्या है? एल्डोल। अच्छा, चलिए
आगे चलते हैं। अब हम सेकंड पर जा रहे हैं, डेट इज एल्डिहाइड प्लस कीटोन। हम जरा इसको भी करके चेक कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एल्डिहाइड की एग्जांपल अभी हमारे सामने है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब कीटोन ले लें, कीटोन में एसीटोन ले लें आप, CH3 कार्बोनाइल CH3। हमें इतनी बात पता है कि जब रिएक्शन होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O, ये H नीचे कर दीजिए आप, ये आ गया नीचे। आगे क्या है, CH3। थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि CH3 लगाएंगे तो वैलेंसी खराब हो जाएगी, इसलिए CH3 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास लगा दें और CH2 आगे लगा दें। तो ये CH3 को हमने इस तरह से लगा दिया। आगे चलते हैं। फिर है C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो बेटा इस प्रोडक्ट के अंदर ये कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन का मौजूद होना ये कीटोन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, कीटोन को शो कर रहा है। तो कीटोन की वजह से हम इसे लिखेंगे कैट, और ये OH किसको शो कर रहा है, एल्कोहल को, तो इसलिए इसका नाम हो गया कीटोल। क्या नाम हो गया इसका, कीटोल नाम हो गया। अच्छा, अच्छा आगे चलते हैं। तो यानी इसको भी हम कीटोल कह सकते हैं, एल्ड कीटोल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप काम करने के बाद कीटोन है इसलिए इसे कीटोल भी कह सकते हैं। आगे चलें। अब इसका नाम लिख देते हैं हम, कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 4 पर OH है इसलिए 4 हाइड्रोक्सी, और 2 पर कीटोन है तो 2, टोटल कितने कार्बन है, 5, तो 5 की वजह से लिख दिया पेंट। कीटोन के लिए लगता है ओन, तो ये हो गया पेंटानोन। इसकी फर्दर प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे हमने जब ऊपर काम किया था तो हमने यहां तक आने के बाद उसका वाटर भी रिमूव करा था ना, बट इसमें वाटर को रिमूव करके दिखाना सिलेबस में मौजूद नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। और थर्ड वाला जो रिएक्शन है कीटोन प्लस कीटोन, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, राइट। लास्ट रिएक्शन पे चलें, जिसे जिसे हम कह रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी हमें परफॉर्म नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम इसे डिस्कस करेंगे इन केमिकल टेस्ट। मैंने आपको काम करने का तरीका बताया था, मैंने आपको 3 पाथवे बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद बंदा पढ़ता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसा ही है। देन उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ एल्कोहल, फिर मैं पढ़ाता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन, फिर मैं पढ़ाता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर मैं पढ़ाता हूँ अल्काइल हैलाइड। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, दैट इज कॉल्ड पाथवे 1। पाथवे 2 क्या होता है कि बेंजीन पढ़ा, देन बेंजीन के बाद फिर फिनोल पढ़ा। पाथवे नंबर 3 नोमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग, और प्लस नेमिंग के साथ साथ केमिकल टेस्ट। तो जब हम केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगा, तो वहां पर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, ये केमिकल टेस्ट में आपको मिलेगा। अब हमने एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी कर ली और बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी परफॉर्म कर लिए। अब हमारे पास कुछ रिडक्शन बेस्ड रिएक्शंस रहते हैं। क्या रहते हैं, कुछ रिडक्शन बेस्ड रिएक्शंस, अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। देन फिर हमारे पास फाइनली एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज रिडक्शन। अच्छा बेटा देखिए, रिडक्शन जो है ना 3 तरीके से हो सकती है, और उससे पहले आप एक बात याद रख लें कि रिडक्शन चाहे किसी भी मेथड से हो, रिडक्शन किसी भी मेथड से हो, आंसर क्या आएगा, अल्कीन, दैट्स इट, बस आपका आंसर आएगा अल्कीन, और कोई आंसर नहीं आएगा। जैसे जैसे अब वो आपसे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, वो आपसे कहता है रिडक्शन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड,
तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? कितने कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर? फॉर्म का मतलब एक होता है। तो अगर एक कार्बन है तो उससे कौन सा अल्कीन बनेगा? उससे एक कार्बन वाला अल्कीन बनेगा, डेट इज मीथेन। उसका नाम क्या होगा? मीथेन। आसान सा आंसर था इस एमसीक्यूज का। अगर एमसीक्यूज वो आपको देता है कि रिडक्शन ऑफ पेंटानोन, रिडक्शन ऑफ पेंटानोन गिव्स, अगर पेंटानोन की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? आंसर आसान है, पेंटेन बनेगा। तो बहुत आसान है, जितने कार्बन होंगे आंसर में उतने ही कार्बन आ जाएंगे। एक और कर लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन, जैसे रिडक्शन ऑफ एसिडल्डिहाइड। अब जरा बताएं, एसिडल्डिहाइड, एसिड का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। दो कार्बन अगर लेंगे तो अल्कीन भी दो कार्बन वाला बनेगा, तो आंसर क्या होगा इसका? इथेन। दो को इथेन कहते हैं ना। तो बहुत आसान एमसीक्यूज है, अगर रिडक्शन पूछेगा बहुत आसान है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं। सो वी हैव थ्री मेथड्स, हमारे पास थ्री मेथड्स हैं रिडक्शन के। आंसर सबसे सेम आएगा। जैसे पेंटानोन की रिडक्शन किसी भी मेथड से कर लें, मेथड 1 2 3 किसी भी मेथड से कर लें, आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर पेंटेन ही आएगा। तो आंसर सेम है, ये बात बहुत अच्छी है, तो इसलिए काम आपके लिए बहुत आसान है, आंसर सेम आएगा। सबसे पहला मेथड, हाइड्राइड मेथड। हाइड्राइड मेथड के अंदर हम जो केमिकल यूज करते हैं, जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर सेम है, बस सिर्फ यही याद रखना है कि इस मेथड में रिएक्शन किससे कराएंगे। तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आप किससे कराएंगे? LiAlH4 से या NaBH4 से। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट में हमारे पास पेंटेन आएगा। अगर पेंटानोन की करेंगे, अगर फॉर्मल्डिहाइड की करेंगे मिथेन आएगा, एसिडल्डिहाइड की करेंगे इथेन आएगा। आंसर बहुत आसान है। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, क्लेमेंसन मेथड या क्लेमेंसन रिएक्शन। चलें, अब इसमें आप कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं जिंक मरकरी का मिक्सचर। किसका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं? जिंक मरकरी का मिक्सचर। और जिंक और मरकरी के मिक्सचर को हम कहते हैं जिंक इमलगम। यहां तक तो एक बात हो गई, ठीक है। साथ साथ इसमें हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl। क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड HCl। अब अगर वो आपसे बोलता है कि क्या क्लेमेंसन रिएक्शंस को ऐसे केमिकल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एसिड से खराब हो जाते हैं? तो आंसर है नो। आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हम इसमें HCl इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे केमिकल जो HCl की मौजूदगी में खराब हो जाते हैं, उनकी रिडक्शन हम क्लेमेंसन से नहीं कर सकते। तो दीज आर यूज्ड फॉर ओनली, ये स्पेशली कह दें आप इसे, दीज आर यूज्ड फॉर स्पेशली बेस लेवाइल केमिकल्स। जो बेस से खराब हो सकते हैं उनकी हम क्लेमेंसन रिएक्शन से रिडक्शन करते हैं, क्योंकि वो बेस से खराब हो रहे हैं ना। यहां तो हम एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खराब ही नहीं होंगे। दोबारा सुनिए, ऐसे केमिकल्स जो कि बेस से खराब हो जाते हैं, किससे खराब हो जाते हैं? बेस से खराब हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस लेवल केमिकल्स। तो जितने भी बेस लेवल केमिकल्स हैं उनकी जो हम रिडक्शन करते हैं वो किससे करते हैं? क्लेमेंसन से करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लेमेंसन में एसिड इस्तेमाल होता है, बेस इस्तेमाल ही नहीं होती। वो बेस से खराब होते हैं ना, हम तो एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं HCl।
इसी तरह से अब इसका उल्टा कर दें आप। नंबर 3, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। वॉल्फ किश्नर रिएक्शन क्या है? वॉल्फ किश्नर रिएक्शन को भी देख लें जरा जल्दी से। वॉल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा है? वो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करते हैं हम? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आंसर तो सबका एक ही है, जितने कार्बन होंगे एल्डिहाइड या कीटोन में उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अब हम इसमें क्योंकि कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं KOH, तो ये है स्पेशली फॉर एसिड लेवाइल, यानी ये उन केमिकल्स के लिए जो एसिड से खराब हो जाते हैं। तो जो केमिकल एसिड से खराब हो जाते हैं उनके लिए हम वोल्फ किश्नर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड से खराब होते हैं ना, तो यहां तो हम क्या यूज कर रहे हैं? बेस यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो बेस से खराब होते हैं उनकी क्लेमेंसन रिएक्शन के थ्रू रिडक्शन होती है, और ऐसे केमिकल्स जो कि एसिड से खराब होते हैं उनकी उनकी वोल्फ किश्नर रिएक्शन के थ्रू रिडक्शन करवाई जाती है। अच्छा, अब सुनिए एक और बात। वोल्फ किश्नर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, यानी कौन सा केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा इसके अंदर जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो यूज करते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा भी है। तो इससे रिलेटेड कोई भी केमिकल आ सकता है। वो ये बोलेगा कि भाई हाइड्राजीन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिडक्शन। तो वो बोलेगा LiAlH4, जिंक एमलगम, या फिर वॉल्फ किश्नर रिएक्शन या क्लेमेंसन रिएक्शन। तो आपने किस पर टिक कर देना है? वॉल्फ किश्नर रिएक्शन पर। वो आपसे पूछ सकता है KOH किस में यूज होगा, तो आप बता देंगे क्लेमेंसन रिएक्शन के अंदर। आंसर तीनों का सेम है। आंसर क्या है? अल्केन बनेगा। तो ये अच्छी बात है कि अल्कीन बनेगा, तो आपके लिए काम करना आसान है। यहां पर हमारा चैप्टर फाइनली हर तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलेंगे।